अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मुइस। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप में आज दो मैचेस खेले गए। पहला मैच जो है वो श्रीलंका और नेदरलैंड्स के दरमियान खेला गया, जो कि श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत लिया। और दूसरा मैच जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया, जो साउथ अफ्रीका ने 230 रन से जीत लिया। तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स ऑन देयर विंस। इन मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो सात भाई से जानते हैं। अगर पहले मैच की बात कर लें तो नेदरलैंड्स ने आज क्या गलतियां की, क्योंकि एक अच्छा टोटल था बोर्ड पे, तो किस वजह से उनको आज शिकस्त का सामना करना पड़ा? जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। जी, जैसा कि हमने देखा कि नीदरलैंड का अर्ली ऑन कोलैप्स हुआ। अर्ली 6 विकेट्स उन्होंने लूज़ की, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी एंजल बर्ट के और लोगन वन बीक के दरमियान में, और उन्होंने एक डिसेंट इनफ 262 का टोटल बोर्ड पे लगाया। फिर मसला ये हुआ कि अर्ली ऑन 1 विकेट उनको मिल गई, लेकिन स्टिल वो कंटेन नहीं कर सके और जो पार्टनरशिप्स थी वो लगती गई और विकेट्स भी जाती रहीं, लेकिन पार्टनरशिप भी लगती रही और रन्स भी होते रहे। तो इनफ प्रेशर नहीं डाल सके और डॉट बॉल्स ज़्यादा नहीं करा सके, क्योंकि श्रीलंकन बैट्समैन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मीडियम पेसर्स को भी वो अच्छा मैनेज कर रहे थे। जिसकी वजह से वो इनफ प्रेशर नहीं डाल सके कि विकेट्स ले सकें, और विकेट्स अगर नहीं लेंगे तो फिर आप 262 को इतनी आसानी से डिफेंड नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आर्यन दत्त ने अच्छी बॉलिंग की ऑल ऑल द इनिंग्स, लेकिन वो दूसरा उनके साथ कोई इस तरह का नहीं स्पिनर या मीडियम पेसर लग सका कि वो उनको इतना इनफ प्रेशर डालता दूसरी तरफ से। ये मुझे कमी लगी। जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के मैच में दोनों तरफ से प्रेशर डाला था, स्पिनर से भी एंड मीडियम पेसर से भी, उस तरह का प्रेशर वो नहीं डाल सके। ये मुझे कमी नज़र आई। ये आपने बात की, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग की अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें तो स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। कप्तान कुसाल मेंडिस भी जल्दी चले गए, कुसाल परेरा भी इतना कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन आज जो मिडल ऑर्डर में से परफॉर्मेंस दी सदीरा समरा विक्रमा ने, बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी उनकी। उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला इस परफॉर्मेंस पे। तो उन्होंने आज मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करके दिखाया, जो काफ़ी मैचेस में श्रीलंका का वो कर रहा था। तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा ऑफ कोर्स श्रीलंका को कि उनके मिडल ऑर्डर बैटर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात हम कर लें नेदरलैंड्स की बैटिंग की, तो 100 पे 6 आउट, उसके बाद एक बहुत ही एक्सेप्शनल पार्टनरशिप जो लगी, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने भी कमबैक किया था। लेकिन एक वेल डिजर्व विन फॉर टीम श्रीलंका। जी, जैसा कि आपने देखा था कि ओपनिंग स्पेल जो है बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास कर दिया नीदरलैंड्स को, श्रीलंका के मधुशंका ने और अजीता ने। थोड़ी सी विकेट से उनको हेल्प मिली और उन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया नीदरलैंड्स को। ये चीज़ जो थी लैक कर रही थी पिछले मैचेस में। अर्ली ऑन वो ऐसी क्लियर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको विकेट्स बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, विकेट्स नहीं मिल पा रही थी। बैटिंग ऑल्दो उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है, पूरा टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। बॉलिंग में उनको अप करना है अपनी गेम को, और आज उन्होंने ये किया, और देखते हैं कि आगे आने वाली मैचेस में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। ओपन का काउंट कर लिया श्रीलंका ने अपना। और अब दूसरे मैच की बात कर लेते हैं, जो कि खेला गया बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 399 का एक ह्यूज टोटल बोर्ड पे लगाया, और क्लास बैटिंग की सारे बैट्समैन ने जो साउथ अफ्रीका के थे। अर्ली ऑन क्विंटन डिकॉक आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद तमाम बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोइस भाई, क्या देखते हैं, कैसी बैटिंग आई? जी, बैटिंग जैसे हमने कहा था साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अग्रेसिव बैटिंग हमें नज़र आई। जैसे कि क्विंटन डिकॉक पहली बॉल पे बहुत अच्छी उन्होंने कट शॉट खेली, अगली गेंद पे स्निक हो गए। मुझे आज लगा था कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग थोड़ी सी आज मुझे लगा था कि कोलैप्स करेगी, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह रीज़ा हेंड्रिक्स अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने पहले मैच में ही इतनी अच्छी इनिंग्स खेल दी, 70-80 रन स्कोर कर दिए। उसके बाद रासी वंडर डुसन ने अपनी जैसे वो खेलते हैं गेम खेली, एक बहुत सॉलिड पार्टनरशिप दी उन्होंने। उसके बाद कप्तान एडन मार्करम ने कोई 40 और रन किए। लेकिन जो आज स्टार ऑफ द डे थे वो थे हेनरिक क्लासन, जो बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। पहले मार्करम के साथ पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद जब मार्करम आउट हुए उसके बाद मिलर आते ही आउट हो गए। तो ऐसा लगा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो ऑलमोस्ट 325 तक रहेगा, क्योंकि अब एकदम से 2 विकेट्स गिर गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह क्लासन ने स्ट्राइक रोटेशन रखी, मार्को येंसन के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की, और उसके बाद उन्होंने जो लास्ट आवर्स में फिर अनलीश किया इंग्लैंड के बॉलर्स पे, वो एक्सेप्शनल था ऑल ओवर द ग्राउंड। मार्को येंसन ने भी शॉट्स खेले, छिक्के मारे, और हेनरिक क्लासन ने अपनी सेंचुरी भी स्कोर की। तो
ब्रिलियंट इनिंग्स बाय हेनरिक क्लासन और मार्को येंसन ने भी आज बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया। वन बैड थिंग ये कि इंग्लैंड के बॉलर्स में जो जब मार पड़नी शुरू हुई तो उसके बाद वो इंटेंट नज़र नहीं आई। बैड थिंग थी कि रीस टॉपली जो थे वो इंजर्ड हो गए, उसके बाद उनका वो रिदम नज़र नहीं आया जो उनका पहले स्पेल में था। विली पहला मैच खेल रहे थे, पहले मैच में वो ज़रा थके थके लग रहे थे, 4-5 ओवर्स के बाद उनमें वो बॉलिंग में वो इंटेंट वो स्पीड नज़र नहीं आई। ऑल दो मार्क वुड जो थे वो आपको पता है कि ऑल इनिंग्स में वो 150 के राउंड अबाउट करते रहे हैं, यानी कि उन्होंने एंड तक बिल्कुल फुल पेस के साथ बॉलिंग की, लेकिन उनको मार बहुत ज़्यादा पड़ी आज। गुड स्पेल बाय आदिल रशीद, बहुत अच्छी बॉलिंग की, थोड़ी फ्लाइट दे के बॉलिंग की, विकेट्स भी ली, अच्छी बॉलिंग की ओवरऑल। लेकिन फास्ट बॉलर्स को जितनी मार पड़ी आई गेस वो उस वजह से जो था एक फास्ट बॉलर्स की मेंटल स्टेट ही ऐसी चली गई कि रन इतने ज़्यादा हो गए फिर। जी, जैसा कि हमने कल भी मैच में देखा कि जब मार पड़ना शुरू होती है तो फिर इंडियन विकेट्स के ऊपर कंट्रोल करना और कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है टीम के लिए, और अगर सामने सेट बैट्समैन खड़ा हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त वो लकी था कि उन्होंने दोनों सेट बैट्समैन आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के, सो वो टोटल भी 400 प्लस हो सकता था। इधर इंग्लैंड की बैड लक ये थी कि दोनों सेट बैट्समैन आखिर तक खेल गए और जिसकी वजह से ये टोटल 400 को टच कर गया। देखें, जब इस तरह का सिस्टम चल रहा होता है कि बैट्समैन दोनों तरफ से मार रहे होते हैं, तो आपके जो प्रीमियम बॉलर्स होते हैं जिन पे कप्तान रिलाय करते हैं वो आते हैं और आपको विकेट्स दिलाते हैं और मैच में आपको अंदर लाते हैं। तो प्रीमियम बॉलर पाकिस्तान की तरफ से शहीन शाह अफरीदी थे, शहीन शाह अफरीदी आए, उन्होंने डिलीवर किया और मैच को कंटेन कर लिया। लेकिन इंग्लैंड की साइड पे रोल डिफाइन नहीं था कि कौन विकेट्स लेगा। रीस टॉपली आ रहे थे, उनको छिक्के पड़ रहे थे। मार्क वुड अगर आ रहे थे, मार्क वुड हालांकि उनके जो हैं वो विकेट टेकर गिने जाते हैं जो मिडल और डेप्थ में विकेट्स लेते हैं, लेकिन मार्क वुड को इतनी फेंटी पड़ी आज कि मार्क वुड किसी जोगे नहीं रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो अपनी बैटिंग में उन्होंने थोड़े छिक्के मार के उन्होंने उसको थोड़ा बराबर किया और थोड़ी रिडेम्पशन दिखाई। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर लें तो बहुत डिसअपॉइंटिंग बैटिंग रही। ऑल दो रन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे ऑन द बोर्ड, प्रेशर होता है इस चीज़ का, लेकिन थोड़ी सी आपको इंटेंट दिखा कर खेलना चाहिए था। इंटेंट उन्होंने ज़रूर दिखाई, लेकिन इन्हें नेगेटिव वे के आते गए और आउट होते गए। अगर आपका ऊपर से 1-2 आउट हो गया तो आपको थोड़ा स्टॉप करके खेलना चाहिए था और थोड़ा मैच को डीप लेके जाना चाहिए था। लेकिन वो पहले 10-15 ओवरों में ही बिल्कुल फायर पावर करने की कोशिश में वो जो थे वो सारी टीम ही नीचे उतर गई। तो ये इनको प्लान करके आना चाहिए, थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, और रोल डिफाइन होने की ज़रूरत है कि अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो बीच में जैसे जो रूट जैसे बैट्समैन है तो उनको थोड़ी सीनियर एज अ सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी लेनी थी कि इनिंग्स को उन्होंने कैसे चलाना था और रोकना था। लेकिन आज वो उनका कोई बैट्समैन नहीं चल पाया। ऑल दो उनके बॉलर्स ने बैट्समैन से ज़्यादा अच्छी बैटिंग की। गस एथकिंसन और मार्क वुड ने बहुत अच्छी बैटिंग की और एंड पे जो उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, आई गेस नेट रन रेट पे उन्होंने थोड़ा बहुत जो कंट्रोल करने की कोशिश की, दैट वाज गुड। जी, जैसा कि हमें पता लगा था कि 22 ओवर्स के अंदर जो है इंग्लैंड टीम ऑल आउट होके चली गई। सो ये भी काफ़ी कंसर्निंग है कि आप मारने जाते हैं और विकेट्स गिरती हैं तो आप फिर मारने ही चले जाते हैं। फिर आप ये नहीं है कि आप 35 ओवर्स खेलने की कोशिश करें, 40 ओवर्स डीप लेके जाने की कोशिश करें। ये चीज़ नज़र नहीं आया हम इंग्लैंड की तरफ से, जो कि काफ़ी ह्यूज कंसर्न होगा टीम इंग्लैंड के लिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल 4 आउट भी हो जाते हैं तो यू शुड हैव टू बिल्ड अप अ पार्टनरशिप। 10-12 ओवर्स के लिए आप ठक्का लगा के खेल सकते हैं, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। हमें पता है कि आप 400 रन चेज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी विकेट्स ही नहीं होगी तो आप 400 रन कैसे करेंगे। सो ये भी इनको सोचना पड़ेगा आगे के मैचेस में, क्योंकि रन रेट पे काफ़ी फ़र्क पड़ा इस वजह से कि आप 22 ओवर्स के अंदर ऑल आउट होके घर चले गए, जिसकी वजह से आपके नेट रन रेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। देखें, 20 आवर्स में 150 रन कर तो लिए थे इंग्लैंड ने, तो आई गेस के 20 आवर्स में 150 रन यानी कि ओवर रेट के हिसाब से बहुत मुनासिब थे। लेकिन जो मेन फ़र्क था वो था विकेट्स का, क्योंकि साउथ अफ्रीका के एट द सेम स्टेज आई गेस 20 ओवर्स में थे 130 कुछ रन्स और इंग्लैंड ने 150 प्लस रन्स कर लिए थे, लेकिन विकेट्स बहुत ज़्यादा लूज़ कर दी थी। अब यहाँ पे 2-3 बातें करने में आएंगी कि जॉनी बेयरस्टो जो हैं वो वर्ल्ड क्लास ओपनर हैं इस टाइम, लेकिन उन्होंने एक बहुत जो बॉल को मिस जज करके ऊपर चढ़ा दिया बिल्कुल, और वो बाउंड्री रो पे बहुत अच्छा कैच। उसके बाद कप्तान एडम मार्करम की कप्तानी पे बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सेंस आप उनकी देखें कि उन्होंने लेग स्लिप लेके वहाँ पे खिलाया कि उनको पता कि मार्को येंसन जो है वो टांग पे गेंद कर रहे हैं,
तो पीछे का शॉट जाएगा, लेग स्लिप ली, वहाँ पे एक कैच करवाया। फिर बटलर को और ब्रूक को मैं कहता हूँ कि गेंद अच्छा आ गया, लाइन एंड लेंथ से बिल्कुल अच्छा बॉल आ गया, बटलर का एज लगा, जो जिस पे थोड़ा सा ठप्पा लग के बाउंस हुआ, वो वहाँ पे एज लग गया, और अगला ही गेंद जो है वो थोड़ा सा लो रहा और ब्रूक उस पे LBW हो गए। तो ये चीज़ें कंसर्न करती हैं आपको कि आपको थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि सेम विकेट पे ही साउथ अफ्रीका ने 400 रन स्कोर किए थे, तो विकेट्स में रन्स थे जो आपके इंग्लैंड के बॉलर्स ने आपको स्कोर करके दिखाए कि जी इस विकेट पे रन स्कोर हो सकते थे। स्टोक्स पहला मैच खेल रहे थे, स्टोक्स को अब इसमें आप नहीं कह सकते कि उनका पहला मैच था, लेकिन थोड़ी सी एज अ सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी से उनको भी खेलना चाहिए था। ओवरऑल बहुत लो परफॉर्मेंस थी, कंसिडरिंग के एक डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं खेल रहे थे, लग नहीं रहा था कि कहीं से डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इस टाइम इंग्लैंड, बहुत ऑर्डिनरी सी टीम लग रही थी वो। तो आई गेस उनको इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अगर वो अपने टाइटल को डिफेंड करना चाहते हैं, और इस चीज़ से उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑन द ट्रॉट इनके 2 मैच जो हैं वो ख़राब चले गए हैं। एक तो अपसेट चला गया और दूसरा आप इतने बड़े मार्जिन से हारे हो, तो थोड़ी थिंकिंग की ज़रूरत है आई गेस के जो बेसबॉल की स्ट्रेटजी है वो इन पे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। और अब आगे इनके बड़े मैचेस भी हैं, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है। सो ये मैचेस भी क्रूशल मैचेस हैं, और आपको उन मैचेस से पहले कुछ पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे, ताकि आप अगर आगे नेट रन रेट भी आपको बेहतर चाहिए होगा। सो नेदरलैंड्स का एक मैच है जिसके अंदर ये अपने आप को नेट रन रेट के हवाले से सीधा कर सकते हैं, लेकिन नेदरलैंड्स इतनी आसानी से जी। मैच आपको जीतने नहीं दे रहा किसी भी टीम को। सो कंसर्न है इंग्लैंड टीम के लिए, और उनको क्विकली कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा कि वो जल्दी से कम बैक करें, क्योंकि 4 मैचेस गुजर चुके हैं और एक विन है इंग्लैंड के पास। सो पहली बेटर बात लक ये है फॉर कि इंग्लैंड टीम फॉर द अदर गेम। पहली बात यह है कि नेदरलैंड्स जो है उससे आपने मैच जीतना है पहले। नेट रन रेट जो है वो आपका बात का कंसर्न है, जिस तरह की क्रिकेट वो 10वें नंबर की टीम आके खेल रही है नेदरलैंड्स, आई गेस ये बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से कि वो बैटिंग में टॉप क्लास बॉलिंग्स के अगेंस्ट 250 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 280 स्कोर कर रहे हैं, और उसके बाद उसको डिफेंड करने में भी वो लास्ट ओवर्स तक जा रहे हैं, यानी कि जो है 49th ओवर में आज श्रीलंका ने चेस किया, साउथ अफ्रीका को उन्होंने ऑल आउट कर दिया, और तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है टीम नेदरलैंड्स की। तो जिस टीम को भी ये उम्मीद है कि नेदरलैंड से वो इजी विन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको खेलना पड़ेगा, आपको वह अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आप जीतेंगे मैच। नेदरलैंड्स भी कोई हल्की टीम नहीं है इस वक्त। जी, सो बेटर लक फॉर टीम इंग्लैंड इन द अपकमिंग गेम्स। सो कल एक बड़ा मैच है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं इंडियन टीम के हार्दिक पांड्या जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। और मोइज भाई, और कौन से प्लेयर की बात कर रहे थे आपके, कौन से प्लेयर जी, injured? जैसा कि लास्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या का मसला हुआ था, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये है कि आज सूर्य कुमार यादव जो रिप्लेसमेंट मोस्ट प्रोबेबली थे हार्दिक पांड्या की, उनके रिस्ट पे गेंद लगा है बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान, और उसके बाद वो दोबारा प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। तो आई गेस के सूर्य कुमार यादव भी कल की स्क्वाड से आउट हो गए हैं। ईशन किशन की थोड़ा सा आया था कि उनको बी स्टिंग हुआ है और उनको किसी मक्खी वगैरह ने काट लिया, उसका उनका वो चल रहा था, तो वो उनका कंसर्न था। तो काफ़ी जो है वो इंडिया के लिए मुश्किलात आ गई हैं बड़े क्लैश से पहले, क्योंकि जो दोनों टीम्स हैं वो 4-in-4 जा रही हैं। तो कल जो है वो एक किस्म का डिसाइडर होगा कि हु इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, एंड आई गेस के फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट भी कल डिसाइड होगा। जो जीतता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेमीफाइनल के लिए कंफर्म भी हो जाएगा कल। सो देखते हैं कि कल क्या टीम खेलती है इंडिया की। सो धर्मशाला में मैच है, तो मोइज भाई क्या देखते हैं, कौन सी टीम कल विन करेगी? देखें, जो दोनों टीम्स हैं वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही हैं, लेकिन आई गेस के इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी कंसर्न है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की इंजरी को लेके कि अब इनकी बैटिंग जो है वो क्या परफॉर्म करेगी। दूसरी बात यह कि हार्दिक पांड्या जो एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, क्लच प्लेयर हैं इस टाइम इंडिया की टीम के, और वो फास्ट बॉलिंग के जो ओवर्स आपको निकाल के देते हैं। तो अब इंडिया के पास बेंच पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि जो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सके एज अ ऑलराउंडर। शार्दुल ठाकुर हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर की बैटिंग वो वैसी नहीं है जैसी पांड्या की पावर हिटिंग है, तो ये काफ़ी कंसर्न करेगा इनको। दूसरी चीज़ जो मैं कल के मैच में देख रहा हूँ वो ये है कि विराट कोहली की स्टैट्स हमने देखी थी, तो विराट कोहली ने जब भी सेंचुरी स्कोर किया तो नेक्स्ट मैच में वो कभी डबल फिगर्स में नहीं गए।
और जैसा कि आपको पता है लास्ट मैच में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट एक सेंचुरी स्कोर की, तो अब अगर नेक्स्ट मैच में विराट कोहली डबल फिगर्स में नहीं जाते, वो स्ट्रीक उनकी कायम रहती है और नीचे से मिडिल ऑर्डर के ये हालात हैं, तो इंडिया का टॉप ऑर्डर अगर ऊपर से उड़ जाता है तो आई गेस के ये बहुत एक्सपोज हो जाएगी इंडियन बैटिंग कल के मैच में। सो न्यूजीलैंड ऑल्दो केन विलियमसन को लूज़ कर चुकी है, लेकिन स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ और वो बता भी रहे हैं अपनी गेम से कि केन विलियमसन हो या ना हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में आउट क्लास कर रहे हैं हर टीम को। सो अच्छा मैच होने की उम्मीद है और होप करेंगे कि अच्छा मैच हो और जो अच्छा खेले वो जीते। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। मोइज़ भाई ने कल श्रीलंका और इंग्लैंड ली थी और मैंने नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका ली थी। सो एक एक पॉइंट दोनों तरफ चला गया। सो लीड अभी तक कायम है। मैंने ये सोचा था कि 2 पॉइंट्स आज मिल जाएंगे तो थोड़ी लीड कम कर लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मैच मैं लूज़ कर गया हूँ और एक विन कर गया हूँ। सो कल की प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। मोइज़ भाई, कल कौन सी टीम जीत रही है? देखिए, डिस्पाइट ऑल द बैड लक्स फॉर टीम इंडिया, आई गेस के एक होम क्राउड का जो आपके साथ वो सपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हम मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ज़रूर इंडिया के मिडल ऑर्डर की, लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट है इंडिया का इस टाइम, कुलदीप जडेजा एक्सेप्शनल बॉलिंग है और ऊपर से कप्तान रोहित शर्मा के जो रन्स हैं, द हिटमैन इज़ इन द फॉर्म। तो आई गेस के कल इंडिया, आई एम सपोर्टिंग इंडिया। सो मैं फिर न्यूजीलैंड को ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट्स चाहिए और पॉइंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो लीड काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैं फिर न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ और होपफुली कि बहुत अच्छा मैच हो कल और जो टीम अच्छा खेले वो जीते। सो गाइज़, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स एंड आल्सो इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, और कल के गेम का प्रीव्यू था बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमन स्पिन।